आपके साथ। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में कल विशेष पुनरीक्षण के बाद नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने किस नए विवाद को आज खड़ा करने की कोशिश की, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की, जहां उन्होंने विकास की तमाम योजनाओं की बड़ी सौगात दी, तो विपक्षियों पर भी वो जमकर बरसते नजर आए। साथ ही साथ आपको खबर दिखाएंगे कि राहुल गांधी के किस नए बयान पर छिड़ गया है नया विवाद, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में गरजे प्रधानमंत्री, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा भारत का रुद्र रूप। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस सपा से सहन नहीं हो रहा पाकिस्तान का दुख। प्रधानमंत्री ने काशी में किया करीब 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त। प्रधानमंत्री ने सभी से स्वदेशी का संकल्प लेने का किया आग्रह। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी यादव के प्रोपेगेंडा की निकली हवा। वोटर लिस्ट के नाम न होने के आरोप को चुनाव आयोग ने बताया शरारतपूर्ण, तो भाजपा ने कसा तंज, कहा अपनी योग्यता के चलते नाम नहीं ढूंढ पाए तेजस्वी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का करारा जवाब, कहा दिवंगत हस्तियों के नाम पर झूठ फैलाने का कर रहे हैं असंवेदनशील काम, गलत और भ्रामक बयान देना राहुल गांधी की आदत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त, मंडी में नहीं खुल पाया चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रभावित राज्यों में सेना का राहत अभियान जारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सैन्य बलों के साथ देश की एकता के जज्बे को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों और उनके रहनुमा का सामना करते समय भारत शिव के रुद्र रूप में सामने आता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कांग्रेस और उनके सहयोगियों को यह दुख दे रहा है। जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। आपने वो तस्वीरें देखी होगी, कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत के
स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे तो काशी को हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि का आज 20वीं किश्त भी तोहफे के तौर पर दी। तो पीएम मोदी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में व्यापारी भाइयों को संकल्प लेना होगा कि वे केवल स्वदेशी सामान ही बेचेंगे। 10:56 का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सेवापुरी में बने मंच पर उपस्थित हुए। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन की तमाम औपचारिकताओं के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो शहर के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास परियोजनाएं दिव्य काशी, समृद्ध काशी के निर्माण को गति देंगे। महादेव के जय घोष की नगरी काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोष का भी गवाह बनी, जिसमें स्वदेशी को अपनाने की जबरदस्त अपील शामिल है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। पीएम मोदी की तरफ से एक और जहां स्वदेशी को अपनाने की अपील थी, तो वहीं 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त के जरिए 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाने की खुशी भी उनके चेहरे पर थी। वहीं उनके निशान पर वो दल भी थे जिन्होंने इस योजना को लागू करते समय अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही
देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा है उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री द्वारा चश्मा दिए गए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं तो उतनी सुविधा नहीं होती, इसके लिए हमें ये व्हीलचेयर प्रदान किया गया है। तो इसके माध्यम से अब क्रिकेट खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। ऐसे थोड़ी तकलीफ थी पहले, अब थोड़ा आराम हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और हमारे एलिम्को के मैम और सर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कि उनके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। मैं मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के द्वारा अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। प्रधानमंत्री ने काशी संसद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जिसमें स्केचिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला शामिल हैं। महादेव के उद्घोष के बिना काशी अधूरी है और किसी कार्यक्रम के आयोजन की कल्पना तो इससे परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परंपरा के बड़े संवाहक हैं। हर हर महादेव। ब्यूरो इनपुट के साथ रामेंद्र सिंह और हरकेश बहादुर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव के दावे पर चुनाव आयोग की स्पष्टता से तेजस्वी के दावे की हवा निकल गई। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब
बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में कल ही वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसके बाद आज आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने का दावा किया, जिसके बाद चुनाव आयोग और पटना के जिलाधिकारी ने तेजस्वी यादव के नाम वाली वोटर लिस्ट जारी करके तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया है। भले ही तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में मिल गया है, लेकिन एक नया विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर बताए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी अपने बयान पर घिर गए हैं तो बीजेपी समेत एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को जमकर घेरा है। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी किया था, जिसके बाद विपक्षी दल नई वोटर लिस्ट में कमियां निकालने का काम कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस वार्ता करके दावा किया था कि उनका नाम नई लिस्ट में नहीं है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। तेजस्वी के इस दावे को झूठ करार देते हुए चुनाव आयोग ने नए ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी साझा की और स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है, इसलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। तेजस्वी यादव का झूठ पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपना बूथ बदले जाने की बात कही, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने तथ्यों के साथ कहा है कि तेजस्वी का नाम उसी बूथ में शामिल है जहां वो वोट करते रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है। जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। तेजस्वी के झूठे दावों को लेकर एनडीए नेता उन्हें घेर रहे हैं और तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बिना सबूतों के आयोग पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है। इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। वो लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मान जाएंगे। इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र। झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही नए ड्राफ्ट में तेजस्वी का नाम मिल गया है, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया है और चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर जारी किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड होने का मामला गर्मा गया। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी होने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक किसी भी नाम को जोड़ने या हटाने के लिए
एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने साथ ही कहा कि जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक 18 साल की आयु पूरे करने वाले युवाओं को जोड़ने का अभियान भी जारी है, जिसके तहत बीते 24 घंटे में बिहार में 3,223 युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण में शामिल बीएलओ की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने पहली बार EROS और AEROS को मानदेय देने का भी फैसला किया। बूथ लेवल अधिकारी BLO को अब 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे। वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए BLO को प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से 2,000 रुपए कर दी गई है। BLO पर्यवेक्षक को मिलने वाली राशि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिए गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30,000 रुपए और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 25,000 रुपए मिलेंगे। जहां एक और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम कर रहा है, तो वहीं इस काम को करने वाले कर्मियों को पर्याप्त राशि देकर उनके काम को सम्मान भी दे रहा है। लेकिन बिहार में जारी वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर राजनीति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण और उस पर लगातार सियासत जारी है और आज का ये पूरा घटनाक्रम सियासी तौर पे लगातार उफान बनाए हुए है। क्या है इसका अपडेट, इस विषय पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत मधुरेश जी आपसे करते हैं। मधुरेश, इस समय इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अभी का अपडेट क्या है? क्या RJD ने ये मान लिया है कि तेजस्वी से गलती हुई, उस वक्त उनको इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत फहमी फैलाने की कोशिश से बचना चाहिए था? अभी इस वक्त RJD का स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि RJD ने एक बड़ी गलती कर दी है। जो तेजस्वी यादव की टीम थी उसने आनन फानन में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया और जिसके बाद से एक दूसरा मामला निकल करके आ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड थे, एक जिसका नंबर उन्होंने जारी किया है और दूसरा वो जिस पे जो उन्होंने चुनाव आयोग को 2020 के चुनाव में जो शपथ पत्र भर करके दिया था उसमें जो नंबर डाला है वो कंप्लीटली अलग है और चुनाव आयोग ने उसी को उनका वोटर ID कार्ड मानते हुए 416 नंबर सीरियल नंबर जो जारी किया है वो उन्होंने बताया है। अब ऐसे में राजद के पास में बड़ी दुविधा की स्थिति है और राजद के जो नेता हैं अभी जरा शांत दिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे जो NDA के नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री से लेकर के प्रवक्ता तक जो है वो तेजस्वी यादव से तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्यों चाहता है कि SIR की जो प्रक्रिया है उसको बदनाम की जाए, उसके बारे में भ्रम फैलाया जाए। बिहार में जब मानसून सत्र चल रहा था तो पूरे मानसून सत्र की जो कार्रवाई थी वो विपक्ष ने चलने नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ SIR को लेकर के हंगामा होता रहा। ऐसा ही हंगामा सदन में भी देखने को मिल रहा था। अब ऐसे में बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के सामने है कि वो अब क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं 2 वोटर ID कार्ड होने का जो दावा है वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मधुरेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अवधेश जी, RJD कहें या विपक्ष कहें, SIR को लेकर लगातार बदनाम करने की जो कोशिश, साजिश या एक रणनीति कहा जाए, उसको तो आज तरीके से उल्टा पड़ता हुआ दांव दिखाई पड़ रहा है RJD के लिए खासतौर से। नहीं, उल्टा पड़ता हुआ दाव तो आपने छोटा शब्द कह दिया है। कल्पना करिए कि अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था नहीं होती और जिस तरीके का दुष्प्रचार चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के देश में हो रहा है और उसके बाद तेजस्वी यादव जी जिस ढंग से झंडा उठाए हुए हैं, विधानसभा तक में उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट और न जाने क्या क्या कहा जी। राहुल गांधी जी ने कितनी बड़ी धमकी दी चुनाव आयोग को, और अब आप देखिए कि तेजस्वी जी ने जो कुछ भी आज किया है, क्या किसी राज्य में विपक्ष का नेता उप मुख्यमंत्री रह चुके हो, जिनकी सरकार रह चुकी हो, क्या इस ढंग से देश में एक संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ फैलाने का अपराध कर सकता है? अगर चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं होता तो अभी तक तो इन पर मुकदमा दायर किया जा सकता था ना, कि भाई ये जानबूझकर जो झूठ फैला रहे हैं, ये तो एक प्रकार से क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला हो जाता। लेकिन चुनाव आयोग फिर भी एक सीमा में रख के बता दिया कि भैया आपका वही है।
जो पशु चिकित्सालय का पुस्तकालय लाइब्रेरी वाला मतदान है वही है, केवल मतदान की क्रमांक संख्या वो बदल गया। इतना ही अंतर है, उसका नाम बदल गया है, नए बूथ और बन गए होंगे। लेकिन अगर ये 2 वोटर आईडी वाले 2 जगह के एड्रेस पर अगर है, अभी इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, जैसा हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, चारों तरफ आ रहा है, तो ये तो फिर तो इसके बाद तो चुनाव तक रद्द हो जाता है आदमी का, इसमें जेल हो सकती है, इसमें फाइन है, इसमें बिल्कुल। इतने बड़े नेता को बिल्कुल इतने बड़े नेता ही नहीं सर, उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, इतने बड़े नेता नहीं, उनका कद और बड़े तमाम नेताओं से बड़ा है। उस लिहाज से ये समझ में आना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये 2 एपिक का मामला क्या है। मधुरेश भी हमारे साथ बने हुए। मधुरेश, सवाल यही है, इस मसले को लेकर जब एक तरीके से उल्टा दांव पड़ता दिखाई पड़ रहा है आरजेडी पर, तेजस्वी पर, तो ऑफिशियली अनऑफिशियली क्या कह रहे हैं आरजेडी वाले? कुछ अगर सुगुआहट सुनने को मिल रही है इस पूरे मामले पर 2 एपिक को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब आरजेडी जो है वो बैकफुट पे जाते हुए दिख रही है। हालांकि जो उनके प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान देने से बच रहे हैं, और लेकिन जो उनके जो पार्टी के जो नेता प्रवक्ता हैं उन्होंने अनाधिकारिक रूप से ये कहा कि अभी जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला है, अभी वेट एंड वॉच के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला है पार्टी की तरफ से, इसलिए वो अभी बैकफुट पे हैं। अब आगे क्या रणनीति बनानी है, आगे क्या करना है, ये तेजस्वी यादव जो उनके सलाहकार मंडल है उनके साथ में डिसाइड करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि कल फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर सकते हैं। इस बीच जो तेजस्वी यादव है उन्होंने एक दूसरा भी ट्वीट करके आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के नाम डिलीट किए जाएंगे उनका अलग से लिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिया जाएगा। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने क्लियरिफिकेशन दिया है। 24 जुलाई को ये जो था, जो लिस्ट था, डिलीशन का जो लिस्ट था वो उपलब्ध करा दिया गया है, और इसके साथ ही जो लिस्ट दी गई है, जो इलेक्टोरल रोल की जो लिस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया हुआ है कि किस जिले में कितने लोगों का नाम डिलीट हुआ है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। ठीक है अवधेश जी, सवाल एक ये भी है कि चुनाव आयोग ने जो बयान जारी किया, जिस अगर आपके शब्दों में कहें तो बहुत सदे हुए तरीके से इन सब तमाम बातों को कहा। अवधेश जी, सवाल ये है कि 24 घंटे में किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी संशोधन, एडिशन या डिलीशन को लेकर कोई भी दावा नहीं किया है, और 65 लाख लोगों के नाम कटने का हाय तौबा तमाम मच रही है। 24 घंटे में एक भी नहीं, ये भी तो अपने आप में दिखाता है कि साहब आप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या सच्चाई वो है या नहीं? अवधेश जी, ये तो इस समय आप देखिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये भाषा का प्रयोग चुनाव आयोग ने किया है, और राहुल गांधी जी के प्रभाव में तेजस्वी यादव जी चुनाव आयोग के बारे में कैसी भाषा बोल रहे हैं। अगर मैं पूछता हूं, मनुष्य का काम है, बीएलओ है, हो सकता है किसी का छूट भी जाए। मैं आपको ये नहीं मानता हूं कि 100% हम सब लोग मनुष्य हैं। हम जब काम करते हैं तो हमारे काम में कई त्रुटियां रह जाती है, रह सकती है। मतदाता सूची बनाने में मान लीजिए कुछ नाम छूट भी जाएंगे, तो आप क्या चुनाव आयोग को क्रिमिनल बना देंगे? क्या चुनाव आयोग को बताएंगे कि ये भाजपा का एजेंट है, भाजपा को वोट जिताने का काम करता है? क्या आप इस पर से आरोप लगाएंगे कि देखो हमारा ही नाम नहीं डाला है, और इस ढंग से जनता के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ भी आप गुस्सा पैदा करेंगे जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं? अभी तक नहीं गया है, ये बात तो सच है। पहले भी मैं कह रहा हूं कि जितना हंगामा हो रहा है, कहीं कुछ तो बताए ना कि भाई जो बूथ लेवल ऑफिसर जो गए हैं वो कहीं किसी से दुर्व्यवहार किए हो, किसी का नाम अंकित करने से छोड़ दिया हो, किसी का कागज लेने से मना, यही सब में गलती हो सकती है कि भाई मना कर दिया हो, कुछ कर दिखाओ तो जब आज तक आपने दिखाया नहीं है। अब समस्या ये है, चूंकि आपने चुनाव आयोग के विरुद्ध एक स्टैंड ले लिया हुआ है, स्टैंड लेके पूरी सीमा तक आपने जो है धरना प्रदर्शन और घेराव तक करने के कर दिया हुआ है, और अब आप गलत साबित हो रहे हैं। तो अपने बचाव में इन लोगों के पास क्या है? क्या तेजस्वी यादव जी का फर्ज नहीं बनता है कि अभी तक जो कुछ मैंने किया है वो मेरे से भूल थी? जैसे मैं एक राजनीतिक दल का नेता हूं, उसी तरह से वो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने मेरा सम्मान किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक तो जेंटलमैन मतलब बिहेव इसी को कहेंगे ना जी। ये तो बयान आना चाहिए था अभी तक उनकी ओर से। अगर ये बयान अभी तक नहीं आया है बिल्कुल, तो ये बहुत ही अत्यंत खतरनाक है, अत्यंत गंभीर विषय है। बिल्कुल, राजनीतिक स्वच्छता भी जी, राजनीतिक स्वच्छता भी ये कहती है कि आपको आगे बढ़ के अगर कोई गलती हुई तो आपको कह देना चाहिए। मधुरेश, सवाल यह है कि राजनीतिक से इतर भी
इतनी बड़ी एक पूरी प्रक्रिया चल रही है, करोड़ों वोटर हैं बिहार में, क्या कोई आम लोगों के माध्यम से या किसी गांव देहात के शहर के व्यक्ति के माध्यम से, क्या इन जनरल आपकी जानकारी में पत्रकारों तक, मीडिया तक ये बात आई कि क्या कहीं पे बड़ी संख्या में किसी का नाम छूटा है, कुछ लोग परेशान है कि साहब हमारा शामिल नहीं है नाम, इस प्रकार की कोई जानकारियां अभी तक? नहीं, देखिए अभी 24 घंटे बीते हैं और अभी तक ऐसी कोई जानकारी कहीं से मिली नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम छूट गया हो और डिलीट हो गया हो और वो पात्र मतदाता है लेकिन फिर भी डिलीट हो गया, ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट भी गया है, किसी भी गलती से, बीएलओ की गलती से छूट भी गया है, तो उसके लिए बाकायदा कैंप्स लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अगले 1 महीने तक लगातार 30 दिन कैंप लगा रहा है, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी, किसी त्योहार के दिन भी यह बंद नहीं होगा कि अगर व्यक्ति पात्र है तो उसे सिर्फ फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स लगा करके देने हैं, जो अगला फाइनल लिस्ट पब्लिश होगा उसमें उसका नाम आएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दूसरी फैसिलिटी भी दी है कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन दावा पेश कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म भरने में कोई परेशानी है, बीएलओ से आप परेशान हैं या किसी भी तरह, आप सीधे डीएम को कंप्लेन कर सकते हैं। डीएम के पास आपकी सुनवाई नहीं होती, आप सीधे चुनाव आयोग को कंप्लेन कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं चुनाव आयोग दे रहा है मतदाताओं को, इसके बाद भी कोई शिकायत होने की संभावना मुझे नहीं लगती है। और जहां तक बात करें बीएलओ से गलती होने की, तो जो बिहार सरकार के बीएलओ थे उसके अलावा बीएलएस भी काम कर रहे थे। 1,60,000 बीएलएस थे जो 12 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि थे, कार्यकर्ता थे, और वो इस एसआईआर की प्रक्रिया में लगाए गए थे। बिल्कुल, और वो सारे लोग वहां मौजूद थे पूरी प्रक्रिया के दरमियान, और ये अपने आप में 1,60,000 राजनीतिक दलों की ओर से जो कार्यकर्ता एजेंट के तौर पे वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारी पूरी प्रक्रिया हुई। अवधेश जी, सवाल ये भी है, 90 के दशक में जब बिहार के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तस्वीर और बूथ कैप्चरिंग जैसी तमाम तस्वीरें आया करती, तो उस वक्त भी टीएन शेषन ने एक बड़ा अभियान चला के एक शुद्धिकरण का काम किया था। ऐसा ही इस वक्त एक बड़ा अभियान कहा जा सकता है, एक प्रक्रिया कही जा सकती है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा विरोध करते नजर आए थे, इस वक्त आरजेडी की कमान में तेजस्वी करते नजर आ रहे हैं। क्या कमोवेश वही स्थिति एक तरीके से दोहराती दिखाई पड़ रही है? वो तो टीएन शेषन और लालू जी के बीच लड़ाई में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। मतलब वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने, मेरे से आप पूछे, मैं तो उसका गवाह हूं ना, कैसे हमारे यहाँ बूथ लूटे जाते थे। 4-5 को लठैत आ सकते हैं, 2 गोली चलाने वाले आ सकते हैं, 2 बार ऊपर गोली चलाया, 8-10 लोगों को 2-4 थप्पड़ मारा, 1 आध लाठी शरीर पर मारा, लोग भागे, और उसके बाद बैलेट लिया और उसको ठप्पा मार रहे दोनों तरफ के। कांग्रेसी भी मारते, 2 ही पार्टी थी, पहले कांग्रेसी करते थे, बाद में कांग्रेसी कमजोर हुए, आरजेडी आ गई तो आरजेडी करने लगे। पहले बिहार में चुनाव के अपराधियों और बाहुबलियों के वर्चस्व में सौंपने की भूमिका कांग्रेस ने निभाई, सारे नेता क्रिमिनल पालने लगे। लालू जी आए तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी ओर उन क्रिमिनलों को किया और फिर वो वही काम करने लगे। ये स्थिति बिहार के चुनाव की थी जी। अब चुनाव में बहुत सारे, अब तो आज के जो लोग हैं उनको पद देखा ही नहीं है ना कि चुनाव कितना डरावना होता था, कि लोगों को बूथ छोड़ के जान बचाने के लिए भागना पड़ता था, कोई सुरक्षा नहीं होती थी, वहां एजेंट बेचारे की कोई सुरक्षा नहीं होती थी, जो अलग से कर्मचारी जाते थे, मतदान अधिकारी, मतदान कर्मचारी, उनकी सुरक्षा नहीं होती थी, डर के मारे चुपचाप रहते थे, बोल दिया था कि हम छाप रहे हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत विरोध हुआ तो यह होता था कि ठीक है 20 बैलेट निकालो, 16 हम अपना मारेंगे, 4 आपके लिए मार देंगे। लेकिन मौजूदा हालात में जब शुद्धिकरण हो रहा है तो भी विरोध उसी दल के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल ये भी है, मैं जो ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि जब पेपर वगैरह लाना है उसमें थोड़ी दिक्कत लोगों को हो रही, वो दिक्कत होगी, और उसमें भी अभी फाइनल लिस्ट आता है तो किसी जिन्यून आदमी का छूटता है तो उस पर पुनर्विचार होना ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये तरीके से हो सकता है बात से। इसके लिए मैं ये कह दूं कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है, यानी जो मृतक 22 लाख लोगों का नाम हटा है वो सारे बीजेपी के ही वोटर थे, और जो 32 लाख लोग राज्य छोड़ के अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं वो बीजेपी के ही वोटर रहे होंगे, जो 7 लाख लोग 2 जगह नाम है वो बीजेपी के ही वोटर रहे होंगे, इनके रहे ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार का राजनीतिक दलों के नेता इतनी गैर जिम्मेवार बात करते हैं, कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है इन लोगों को? बिल्कुल, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी
के ओहदे पे बैठ चुके तमाम लोग अगर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज में, देश में गलत संदेश जाता है। मधुरेश, सवाल ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत जुलाई से अक्टूबर के बीच में 18 वर्ष पूरे कर रहे बिहार के युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया फॉर्म 6 के माध्यम से भी चल रही है और इसी 24 घंटे में, कल से लेकर आज तक के 24 घंटे में 2 से 3 हजार युवाओं ने खुद का नामांकन करने का आवेदन भी दिया है। तो ये भी दिखाता है कि पूरी प्रक्रिया में एडिशन का प्रक्रिया भी जहां पूरी तरीके से चल रही है, अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है तो वो भी एक आ सकता है, उसके लिए पूरे दरवाजे खुले हुए हैं अभी। मधुरेश। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप डिलीशन की बात कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 65 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम डिलीट किए गए हैं, तो एक लंबा ड्यूरेशन हुआ है जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी देखना चाहिए कि बड़ी संख्या में युवा वर्ग तैयार है, बिहार युवाओं का राज्य है, एक बड़े संख्या में युवा हैं जो उत्साहित हैं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। सिर्फ 24 घंटे में 2 से 3 हजार फॉर्म्स का आना, ये अपने आप में दिखाता है कि जो युवा हैं वो कितना महत्व समझ रहे हैं चुनाव का, और वो इस जो लोकतंत्र की सेक्रेट प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष है उसका ध्यान युवाओं की तरफ जा ही नहीं रहा है। वो कंप्लीट डे वन से एसआईआर को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और भ्रम की जो स्थिति है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो लगातार इनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम, इनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का जो खंडन है वो करता जा रहा है। फैक्ट चेक्स भी लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने अरुण जेटली को लेकर क्या दिया है बेतुका बयान और कैसे उस पर सियासत गरमा गई है। पूरी खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है, अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आज विवादित बयान दिया है। राहुल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली
किसान कानून के मुद्दे पर धमकाने का आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे धमकाया था। ये बात राहुल गांधी ने कही। राहुल के बेबुनियाद आरोपों के बाद अरुण जेटली के बेटे और बीजेपी ने जमकर राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि किसान कानून 2020 में आए, लेकिन उससे पहले ही 2019 में अरुण जेटली जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो राहुल गांधी कैसे तथ्यहीन आरोप लगा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस प्रकार का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी विवादित बयान देकर अपनी राजनीतिक तौर पर किरकिरी करा चुके हैं। अरुण जेटली पर गलत बयानबाजी करके फंसे राहुल गांधी। राजनीतिक लाभ के चक्कर में तथ्य भूल गए नेता प्रतिपक्ष। दिवंगत अरुण जेटली पर लगाया धमकाने का आरोप। राहुल का आरोप, जेटली ने कृषि कानून पर चुप रहने को कहा। बयान के बाद भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी। 2019 में हुआ जेटली का निधन, 2020 में लाए गए कृषि कानून। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तथ्यहीन बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा कि अब कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब कांग्रेस कृषि कानूनों की खिलाफत कर रही थी तो खुद अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने कहा था कि अगर राहुल गांधी सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानून के खिलाफ लड़ते रहे तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई थी, जबकि 3 कृषि कानून लोकसभा से 17 सितंबर 2020 को, वहीं राज्यसभा से 20 सितंबर 2020 को पारित हुए थे। राहुल के इस बयान पर स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने निशाना साधा है। अरुण जेटली जी was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। एक बड़ी ही निंदनीय बात है। अरुण जेटली को लेकर राहुल गांधी के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बार राहुल जी ने नाम ले लिया, नेहरू जी कितने बार नाम लेते हैं लोग? एक बार जेटली का नाम ले तिलमिला गए ये लोग, है ना। उसका बेटा भी खड़ा हो गया और नेहरू जी के बारे में सार्वजनिक मंचों में बोलते हैं, लोकसभा में भी बोलते, पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने विवादित और गलत बयान से सुर्खियां बनाते रहे हैं। अरुण जेटली से पहले उन्होंने दिवंगत मनोहर पर्रिकर को लेकर भी गलत बयानबाजी की थी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने राहुल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा। संजय ने कहा कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उन पर लांछन नहीं लगाना भारतीय संस्कृति की परंपरा है, परंतु ऐसे व्यक्तियों पर भी आरोप लगाना कांग्रेस का न्यू नॉर्मल है। दरअसल केंद्र सरकार 2020 में किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 कृषि कानून को लेकर आई थी। हालांकि बाद में कथित किसान संगठनों के विरोध के चलते 19 नवंबर 2021 को ये कानून वापस ले लिए गए थे। कृषि कानून को एक बार फिर केंद्र में रहकर बयानबाजी से राहुल गांधी को कितना सियासी लाभ मिल पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस विवादित बयान के बाद राहुल गांधी की एक बार फिर किरकिरी होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। आज से देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 3 चरणों में चलने वाले ये अभियान लगातार 4थे वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को आकार देने वाले शिल्पकार को याद किया तो लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील भी की, जो कि वो तिरंगे के साथ लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां देश भर में सरकारी भवनों, संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा तो तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कंसर्ट्स का भी आयोजन इस दरमियान किया जाएगा। अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार 4थे वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शनिवार 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त व तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। अपनी सेल्फी या तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर जरूर अपलोड करें। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी और सेल्फी जोन तैयार किए जाएंगे। ये अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच वृहद आयोजन होंगे। इस दौरान तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा। अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों,
होटलों, कार्यालयों, बांधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ। आज मैं पुलिस वाला बना और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बात मौसम के मिजाज की। मानसून इन दिनों कई राज्यों में मुसीबत बनकर बरस रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से जानमाल का नुकसान हो रहा है, तो कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। इधर मैदानी राज्यों में कई नदियों में बाढ़ आने से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ की वजह से कई शहरों और गांवों में पानी भरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। देश के कई इलाकों में मानसून की हो रही भारी बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की ये तस्वीरें बारिश के बाद के हालात को बयां कर रही है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं और दोनों नदियां लाल निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। प्रयागराज के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं राज्य की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ है। सेना का मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान जारी है।
सेना मध्य प्रदेश के अशोकनगर, ग्वालियर से संचालित एक बाढ़ राहत और सहायता की संभावित आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ईसागढ़ और सिहोरा क्षेत्रों का सक्रिय रूप से सर्वेक्षण कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में सेना की एक टुकड़ी स्थिति बिगड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। अब तक 105 नागरिकों को बचाया गया है और 300 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। साथ ही श्रीगंगानगर के उपायुक्त के अनुरोध पर भारतीय सेना ने एक टीम तैनात की है। इस टीम को बाढ़ जैसी स्थिति के कारण जल भराव की समस्या के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया है। धौलपुर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने धौलपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारी जो प्राथमिकता है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, सबसे पहले उनके जीवन को बचाने की व्यवस्था हो, कोई भूखा नहीं सोए, वो पूरा किया जा रहा है। बाकी इनके परमानेंट समाधान की जो बात है, वो जिला प्रशासन और हमारी पार्टी के लोग इनसे संपर्क करके जहां जहां जो उचित व्यवस्थाएं कराई जाएंगी उनके समाधान का हम प्रयास करेंगे और करेंगे भी। हम बात नहीं करेंगे, हम समाधान करेंगे। बिहार के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी है। पटना में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। गर्दनीबाग, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं असम के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है, गुवाहाटी शहर के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सैंथिया में भी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। मंडी कुल्लू खंड पर पंडोह बांध और बगलामुखी रोपवे के बीच चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा सड़क के धंसने के कारण ढह गया। इस बीच उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच शुक्रवार को भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुआ मार्ग फिर से चालू हो गया है। बता दें कि भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग बाधित हो गया था, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लग गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत के श्लोक गूंजते सुनाई देंगे। इसके लिए मदरसा बोर्ड राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि समझौता ज्ञापन की कार्यवाही अंतिम दौर में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसआईआर पर दिए अपने बयानों को लेकर घिरते जा रहे हैं। राहुल के इस बयान पर वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है। राजनाथ ने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास चुनाव आयोग द्वारा वोटों की हेराफेरी के सबूतों का परमाणु बम तैयार है तो उन्हें उसका तुरंत परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को खाद के साथ दूसरी चीजें खरीदने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसा दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।